मॉर्निंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड। यहाँ पर हम लोग एनसीईआरटी की, जैसे कि हमने कल के सेशन में स्टार्ट किया था कि हम लोग एनसीईआरटी बुक्स से हमने यहाँ पर पढ़ना स्टार्ट किया था। एनसीईआरटी पढ़ने का बेनिफिट हमें क्या मिलेगा कि बहुत सारे पॉइंट्स हमारे साथ के साथ क्लियर होते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस दिखेगी, कलरफुल इमेजेस से, साथ ही इसके अंदर पेडागोजिकल इश्यूज़ भी होते हैं। तो सारी चीज़ें हमारी साथ के साथ क्लियर होती जाएगी और इससे सबसे बड़ा बेनिफिट ये रहेगा कि एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट हमसे मिस नहीं होगा। तो सीटेट तो डेफिनेटली आप लोग क्लियर कर पाएंगे। साथ ही आपकी अदर स्टेट जो एग्जाम होती है लाइक एमपी टेट हो गया, सारी ही एग्जाम में आप बहुत अच्छे से यहाँ पर अपना परफॉर्मेंस दे पाओगे। जैसे कि कल का सेशन हमारा बेस्ड था जिसके अंदर हमने कल जानवरों के बारे में सारी चीज़ें देख ली थी, एनिमल्स को हमने समझ लिया था और साथ ही सेकेंड पार्ट में हमने सारे पेड़ पौधे जो होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था। तो आज इसका 3 चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम लोग पानी के बारे में देखेंगे। वाटर से रिलेटेड सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करें। यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि इसी तरीके के और भी वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलते रहे। और सेशन कैसा लगा एट द लास्ट ऑफ द सेशन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। चलिए, इसमें तो ये सिर्फ एक पोयम बताई हुई है जहाँ पर पानी के बारे में बताया हुआ है कि पानी के कौन कौन से रूप होते हैं, पानी कैसे बहता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेन पॉइंट पेडागोजिकल इशू यहाँ से हमारे स्टार्ट होते हैं। अपने इलाके में गाई या सुनाई जाने वाली पानी से जुड़ी कविताएं और गीत बच्चे को सुनाना है। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अपने इलाके, जैसे कि हम लोग यूपी में रहते हैं, हम लोग एमपी में रहते हैं, तो बहुत सारी पानी से रिलेटेड कहानियाँ, कविताएं बच्चों को सुनाई जाती है। नर्मदा नदी की कहानी सुनाई जाती है, सारी चीज़ें होती है। तो बच्चे क्या होंगे, सांस्कृतिक वातावरण से जुड़ेंगे। ठीक है, देश की जो संस्कृति है उससे यहाँ पर जुड़ेंगे। तो बच्चों को सांस्कृतिक वातावरण से जोड़ना, कल्चर से जोड़ना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो इस तरीके से हम लोग कहानी, कविताएं सुनाकर जोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट है, इससे अपने समुदाय के ज्ञान और कला के प्रति बच्चों का क्या बढ़ता है, लगाव बढ़ता है। अपने समुदाय का उनको ज्ञान होता है, कला के प्रति न्यू न्यू चीज़ें बच्चे यहाँ पर सीखने को बच्चों को मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये बेसिक सी चीज़ है कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है और कहाँ कहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो खेलने में, गाना गाने में, इनमें पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। चाय बनाने में इनमें पड़ती है। तो ये बेसिक सी बातें, इनको हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मेन पॉइंट हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं हमारे काम की, जैसे कि पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। फिर बच्चों को बताना था कि उनके घर के आसपास जो है कहाँ कहाँ पर पानी अवेलेबल होता है। तो जिनके घर के पास जो अवेलेबल होगा वो बच्चे वहाँ पर इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमारे क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं जो आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। क्या आपने कभी जमीन से गर्म पानी निकलते देखा है क्या? तो टीचर ने बच्चों को आंसर किया होगा कि जैसे कि एक मणिकर्णिका घाट है। अब ये आपसे क्वेश्चन बनेगा कि मणिकर्णिका घाट कहाँ है। अब आप ये सोचोगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से आया, तो ये हमारा एनसीईआरटी की बुक में ही पूछा हुआ था। जमीन से गर्म पानी निकलते हुए हमने मणिकर्णिका घाट में देखा है जो कि यूपी में है। ठीक है, और हमारे घर या शहर के आसपास कौन कौन सी नदियाँ बहती है उनके नाम यहाँ पर बताने थे। तो नॉर्मली जो नदियाँ बहती है उनके नाम बच्चे बता दिए होंगे कि गंगा, गोदावरी, सतलज, चेनाब, ब्रह्मपुत्र, महानदी, ये सारे हमारे आसपास है या फिर हमारे शहर या फिर हमारे राज्य के आसपास है। ठीक है, इन सारी नदियों के नाम बच्चों ने यहाँ पर बता दिए। तो नदियों से रिलेटेड सारी जानकारी आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाकी तो सब बेसिक सी चीज़ें हैं कि पानी भरने से क्या होता है, पानी कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। बाकी कई जगह कुछ लोगों को आम स्रोत से पानी नहीं लेने दिया जाता है। इस बात पर चर्चा करना जरूरी है जिससे भेदभाव, जिससे विषयों के प्रति बच्चों की संवेदनशीलता बढ़ेगी। जैसे कि भेदभाव किया जाता है ना कि इनको इस कुएं से पानी नहीं भरने दिया जाएगा, ये वाली चीजें। तो बच्चों को यहाँ पर अवेयर करने की, बच्चों को यहाँ पर जागरूक करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो बच्चों में अवेयरनेस देकर आना या फिर ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वाली भावनाएं होती है ये दूर करना यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। तो ये यहाँ पर एक पेडागोजिकल इशू हमारा कवर होता है। अगले पॉइंट की बात करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, छुटकी चक्राई। देखो यहाँ पर क्या होगा, बच्चों को हमें एक्टिविटी करवानी पड़ेगी। ठीक है, किसमें ज़्यादा पानी आएगा, किसमें कम पानी आएगा, ये सारी एक्टिविटी करवाएंगे। तो अब आपका क्वेश्चन यहाँ से कैसे बनेगा, पेडागोजी का छुटकी चक्राई क्रिया बच्चों को करवानी चाहिए ऐसा बोला गया है। तो क्रियाकलाप करवाने से बच्चे जब क्रियाकलाप देखेंगे तो उनके अंदर जिन पियाजे के अनुसार कौन सी अवस्था आ रही है बच्चों के अंदर, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे बच्चा जो इन सब में डिफरेंस करना सीख गया है कि किसमें ज़्यादा पानी आ रहा है, किसमें कम पानी आ रहा है, ये सारी चीजें अगर बच्चा करता है तो बच्चे के अंदर कौन सी समझ का विकास होता है। तो जिन पियाजे के अनुसार लॉ ऑफ कंजर्वेशन उसके अंदर लग जाता है बच्चे के अंदर, मतलब बच्चा जो तार्किक चिंतन करना यहाँ पर स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर हमारा पेडागोजिकल इशू क्लियर होता है कि इस प्रकार की एक्टिविटी जो है हमें बच्चों को करवानी चाहिए। बच्चों को क्रियाकलाप करवाएं, यदि उनको कोई डाउट आ रहा है तो प्रश्न पूछने का मौका हमें वहां पर बच्चों को देना चाहिए। एक छोटी सी वर्ग पहेली, जल्दी से इसको फिल कर लेते हैं कि पानी कहाँ कहाँ से मिलता है। एक तो बारिश से मिलता है, बावड़ी से मिलता है,
और कहाँ से मिलता है, देखो कुआँ यहाँ पर मिल रहा है, तालाब यहाँ पर मिल रहा है, टाका इससे मिलता है ये, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। और भी कोई चीज़ यहाँ पर छूट रही हो तो देख लो। एक नल से हमें पानी मिलता है, ठीक है। और अगर ऐसे क्रॉस में आप जमाओगे तो और भी क्या जम रहा है, ये सागर इन्होंने जमा रखा है, सागर से यहाँ पर पानी मिलता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें पानी के स्रोत हो गए जहाँ से हमें पानी की प्राप्ति हो सकती है। और अगला है, देखो यहाँ पर हमको ये करना है, वर्गीकरण करना है, अलग बताना है कि इन सब में से अलग क्या आपको यहाँ पर दिख रहा है। नदी, पहाड़, तालाब, नल, सोता, तो इसको छोड़कर, पहाड़ को छोड़कर सभी जो है हमारे पानी के स्रोत है, तो ये हमारा अलग हो गया बी। नहाना, कपड़े धोना, तैरना, कंघी करना या फिर आटा गूंथना, इन सभी में पानी की आवश्यकता होती है, लेकिन कंघी करने में पानी की आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारा आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, 5 ऑप्शन में से डी वाला हो जाएगा। मछली, बतख, बंदर, मगरमच्छ या कछुआ, तो बंदर को छोड़कर सभी को पानी की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पर बंदर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला है कार, नाव, बस, रेलगाड़ी और साइकिल। नाव अलग हो जाएगा, नाव को पानी की आवश्यकता होती है, बाकी सारी जो ये हमारी बस व्हीकल्स वगैरह, इनको यहाँ पर पानी की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमारा सारी पानी से रिलेटेड सारी चीज़ें हो गई जो कि एनसीईआरटी की बुक में थी, और हमने सारी ही चीज़ों को डिस्कस कर लिया है, ठीक है। बच्चों को इस तरीके से हम लोग एक्टिविटी करवा सकते हैं। बस मेन एक पॉइंट आया था जो हमारा जीके से रिलेटेड था कि जो मणिकर्णिका घाट है वो कहाँ पर स्थित है, जहाँ पर गर्म पानी होता है, गर्म पानी का तालाब है, तो वो यूपी में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले चैप्टर पर मूव करते हैं। देखो अगला चैप्टर हमारा चैप्टर 4 है, जिसमें आपको बताया गया पहला स्कूल। हमारा पहला स्कूल कौन होता है, तो सबसे पहले हम लोग अपने परिवार से सीखते हैं, तो वो हमारा पहला स्कूल हो जाएगा। अगर बेसिक सी बात करें, सबसे पहले ज्ञान हमें कहाँ से मिलता है, तो अपने परिवार से मिलता है। इसमें बस ज़्यादा कुछ नहीं है, बच्चों को सिर्फ रिश्ते बताए गए हैं कि आपकी माता जो है आपके भाई के क्या लगेगी, आपके पिता आपके भाई के क्या लगेंगे। इस तरीके से थोड़े से रिश्ते बच्चों को डिफाइन करने हैं। तो रिश्तों की हम लोग बात नहीं करेंगे, हम रिश्तों से अच्छे से परिचित हैं। एकल परिवार क्या होता है, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, संयुक्त परिवार क्या होता है, इस तरीके से यहाँ पर बात की हुई है। तो आपको पता है परिवार और फैमिली चैप्टर हमारा आता ही है। परिवार में किस किस तरीके के काम किए जाते हैं, महिलाएं क्या करती है, पुरुष क्या करते हैं, ये सारी जानकारी है, ठीक है। मेन हम लोग पेडागोजिकल इश्यूज पर आ जाते हैं। तो इसके अंदर सिर्फ एक पॉइंट है, बच्चों से अपने परिवार वालों को हंसने, गाना गाने आदि के तरीकों के बारे में बातचीत करवाई जाए। मतलब बच्चों का परिवार वालों से बहुत अच्छा रिलेशन यहाँ पर बिठाने की आवश्यकता है, जिससे बच्चे जो है परिवार के लोगों की खासियत को पहचान सकेंगे। माता पिता का रोल क्या होता है, दादा दादी का रोल क्या होता है, उनसे हम कैसे संस्कार ले सकते हैं, सारी चीज़ें बच्चों को यहाँ पर सिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि परिवार के बारे में वो आपसे ही सीखेंगे, यानी कि टीचर से ही सीखेंगे कि परिवार का अपनी लाइफ में, बच्चों की लाइफ में कितना बड़ा रोल होता है। ओके तो मेन इस वाले चैप्टर 4 में सिर्फ हमें यही जानना था। और कुछ रीति रिवाज है, जैसे कि कौन कौन से फंक्शंस होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें हैं, ठीक है। अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं, अगले चैप्टर पर हम लोग यहाँ पर मूव करेंगे। चलिए अगला चैप्टर 6 है हमारा। चैप्टर 6 हो रहा है खाना अपना अपना। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको सारे ही फूड के बारे में, सारे ही हमारे जो राज्य हैं, सारे जो स्टेट है, उनके फूड के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी मिलेगी। जैसे कि हम लोग सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं कि कश्मीर में किस प्रकार का खाना खाया जाता है, केरल में किस प्रकार का खाना खाया जाता है। तो सारे ही क्वेश्चन आपको इसी चैप्टर के अंदर मिलेंगे। अच्छे से सुनिएगा, और यदि आवश्यकता लगती है तो इन चीज़ों को आप नोट भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर हर एक बच्चे ने अपने खाना खाने के प्रकार को बताया कि इन्होंने, एक बच्चे ने गुरुद्वारे में खाया। देखो उसके ड्रेसअप से ही आपको पता चल रहा होगा, इसने खीर पूड़ी खाई है इस लड़की ने, ठीक है, इसने माछ खाया है। तो वो सारी चीज़ें अभी अपन डिस्कस करेंगे कि कहाँ पर किस तरीके का खाना खाया जाता है, ठीक है। तो पेडागोजिकल इश्यूज आ गए, तो सबसे पहले ये वाला इशू देख लेते हैं कि बच्चे एक खुले माहौल में अपनी बात को बेझिझक बताते। खुला माहौल होना चाहिए, ओपन इन्वायरमेंट वहाँ पर होना चाहिए। एक दूसरे के खाने के बारे में सुनकर हम अपने खानों से जुड़ी संकुचित सोच से हट सकते हैं। इसी से दूसरे लोगों के बारे में हमारी समझ बढ़ेगी। बच्चों से संबंध बनाना और ऐसा माहौल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है जहां उनकी बात को संवेदनशीलता से सुना जाए। बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको सुनना, उसको समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके लिए आवश्यक है कि ओपन इन्वायरमेंट बच्चों के लिए क्रिएट किया जाए, खुला माहौल बनाया जाए जहाँ पर बच्चा बेझिझक अपने विचारों को प्रस्तुत कर सके। चलिए वापस से हम लोग डायरेक्टली बात कर लेते हैं कि क्या क्या खाने की यहाँ पर बात हो रही है। नॉर्मली यहाँ पर बताया गया, बच्चों से पूछा गया था कि आप कौन सा खाना सबसे ज़्यादा खाना पसंद करते हो, उस चीज़ के बारे में आपको बताना है।
ठीक है, तो ये बेसिक सी बात हो गई कि बच्चे ने कौन-कौन सी चीज़ें खाई होगी। चावल, रागी, मक्का, बाजरा, गेहूँ, जई, टैपियोका केरल में खाया जाता है। जो ये सारी चीज़ें बच्चों ने खाई होगी तो बच्चों ने यहाँ पर टिक कर दिया होगा। हमारे काम की चीज़ यहाँ पर आती है कि बच्चे क्या-क्या खा सकते हैं और क्या नहीं खा पाते। तो नॉर्मली बच्चों को किस प्रकार का आहार देना चाहिए, ये चीज़ हमारी यहाँ से क्लियर हो जाएगी। बच्चा जो है दूध, दलिया, पतली दाल, खिचड़ी आदि बच्चों को खिलाई जा सकती है। जवान जो है हर चीज़ खा सकता है, ठीक है, और बूढ़ा जो है दाल या दूध से भिगोकर उनको खाना खिलाया जा सकता है, उनको भिगोकर रोटी खिलाई जा सकती है, क्योंकि नॉर्मली दाँत नहीं होते हैं तो इस प्रकार का खाना उनको खिलाया जा सकता है। खिचड़ी वगैरह बूढ़े लोग यहाँ पर खा सकते हैं। तो बस बेसिक सी बातें हमें जाननी थी कि क्या-क्या खा सकते हैं और क्या-क्या नहीं खा सकते। तो इन चीज़ों को छोड़कर सारी चीज़ें आप उसमें काउंट कर लेंगे। जवान में तो यही सारी चीज़ें आ जाएगी कि ये सभी चीज़ें खा सकते हैं, ठीक है। बच्चा जो दूध, दलिया, खिचड़ी ऐसे छोटी-छोटी सी जो तरल पदार्थ होते हैं वो खिलाने चाहिए। क्या नहीं खा सकते, तो भुट्टा ऐसे हार्ड जो चीज़ें होती है बच्चों को नहीं खिलाई जा सकती है। सख्त फल, रोटी ये बच्चों को नहीं खिलाना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये खा सकने वाले और नहीं खा सकने वाले पदार्थ में हमने कैटेगराइज़ कर लिया है। अब आगे देखते हैं कि और क्या-क्या चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी है इसके अंदर। चलिए, इस वाले पॉइंट में पूछा गया है कि गेहूँ से कौन-कौन सी चीज़ें बनाई जा सकती है। तो हम लोग यहाँ पर एक चीज़ और क्लियर कर लेते हैं, गेहूँ से तो बहुत सारे खाने के आइटम्स बनाए जा सकते हैं। लेकिन हमसे ये पूछा जा सकता है कि गेहूँ सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पर खाया जाता है, चावल सबसे ज़्यादा अधिक कहाँ पर खाया जाता है। तो ये हमारे काम वाली चीज़ है, तो इसको हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। आप लोगों को यदि आवश्यकता लगती है तो आप कॉपी में नोट डाउन करते हुए चलना। गेहूँ जो है पंजाब में अधिक खाया जाता है, ठीक है। गेहूँ की हम लोग बात कर रहे हैं, गेहूँ पंजाब में बहुत अधिकता से खाया जाता है। हरियाणा में बहुत अधिकता से गेहूँ की उपज भी होती है और खाया भी जाता है, ठीक है। राजस्थान में भी अधिकता से जो है गेहूँ ही खाया जाता है। राजस्थान फिर भी एकदम से कम मान लो। एमपी में सबसे ज़्यादा खाया जाता है। अगर कोई भी 3 स्टेट के हम लोग नाम याद कर लें, पंजाब, हरियाणा और मध्य प्रदेश जो है, यहाँ पर बहुत अधिकता से गेहूँ का सेवन किया जाता है। यहाँ के लोगों को गेहूँ की रोटी खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। अब यदि हम लोग चावल की बात कर लें, चावल कहाँ पर खाया जाता है, तो चावल तो बहुत सारी जगह खाया जाता है। एक-एक जगह के नाम हम लोग देखते जाते हैं। बिहार, बिहार में चावल बहुत अधिकता से खाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा खाया जाता है। वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में भी चावल बहुत अधिकता से खाया जाता है। उड़ीसा, उड़ीसा में तो खाया ही जाता है। हमारी एक एनसीईआरटी का पूरा एक चैप्टर एक बच्ची के ऊपर कि वो इतना काम करती है, उड़ीसा में इतना ज़्यादा चावल का उत्पादन होते हुए भी उसके पास खाने को एक अन्न का दाना भी नहीं होता है। ऐसा भी एक एनसीईआरटी में चैप्टर आया हुआ है। देखो, उड़ीसा में खाया जाता है, बिहार में खाया जाता है, पश्चिम बंगाल में खाया जाता है, असम में भी खाया जाता है, तमिलनाडु में भी खाया जाता है। तमिलनाडु और इनकी जगह तो होता है कि पूरे टाइम यही खाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली कभी-कभी खाते हैं। उधर तो रोज़ खाया जाता है, डेली ही खाया जाता है। केरल के अंदर भी खाया जाता है और आंध्र प्रदेश में भी चावल खाया जाता है। तो कौन-कौन से स्टेट हो गए? बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, असम, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश आदि जगह चावल का सेवन किया जाता है। अब एक और देख लेते हैं, मक्का भी साथ के साथ देख ही लेते हैं ताकि तीनों चीज़ें हमारी कवर हो जाए। मक्का जो यूपी में अधिकता से खाया जाता है। पंजाब में भी मक्का को बहुत अधिकता से मक्का दी रोटी, देन सरसों दा साग, इस तरीके से आपको याद होगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, ठीक है, और राजस्थान में भी मक्का खाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप याद रख सकते हैं, इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। बाकी इसमें पढ़ने जैसा आपको कौन सी चीज़ें पसंद है, नापसंद है, तो ये बच्चों वाली बात हो गई। मेन चीज़ हमारे यहाँ से स्टार्ट होती है। देखो, ये हांगकांग की है, ली चेन इनका नाम है। ये अपने खाने की खासियत बता रही है। मैं हांगकांग में रहती हूँ, कौन? ली चेन बोल रही है। मुझे और मेरी माँ को सांप खाना बहुत पसंद है। जब भी हमारी सांप खाने की इच्छा होती है, तब हम पास के एक होटल में जाकर लिंगहू फैन खाते हैं। मतलब कि लिंगहू फैन किस चीज़ से बनाया जाता है, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर दिख गई है कि किससे बनाया जाता है, कहाँ पर खाया जाता है, तो हांगकांग में खाया जाता है, ठीक है। अगले पॉइंट की बात करें, ये जूनी है, ये कश्मीर में रहती है। देखो, इनका ड्रेसअप भी कश्मीर जैसा ही है, ऐसे ही होता है ड्रेसअप, ठीक है। मैं कश्मीर में रहती हूँ, सरसों के तेल में बनी हुई मछली मुझे बहुत पसंद लगती है। एक बार हम गोवा गए थे, वहाँ हमने मछली खाई थी, पर स्वाद ना बहुत ही अलग था। क्यों अलग था? माँ ने बताया कि वो तो नारियल के तेल में बनी हुई समुद्र की मछली है, इसीलिए स्वाद तो अलग होगा ही सही। तो देखो, यहाँ पर बच्चों को क्या किया गया, कहानी में एक पूरी चीज़ याद करवा दी गई कि कश्मीर में जो है सरसों के तेल से बनी हुई मछली खाई जाती है, लेकिन गोवा में जो है नारियल के तेल में मछली को बनाया जाता है। तो आपके कितने पॉइंट क्लियर हो गए? एक लिंगहू फैन जो स्नैक से बनता है, कहाँ पर खाया जाता है? हांगकांग में खाया जाता है। कश्मीर में सरसों से तेल से बनी हुई मछली पकाई जाती है और गोवा में नारियल के तेल से बनी हुई मछली को खाया जाता है। तो स्वाद यहाँ पर अलग अलग होगा।
इस तरीके से जूनी ने 2 चीज़ें हमको याद करवा दी और लीचेन ने एक चीज़ हमको याद करवा दी कि लिंगहुफेन होता क्या है। अब टॉमस आए हैं केरल से, इनके बाल देखकर समझ जाओ कि ये केरल के हैं, ठीक है। टॉमस है, मैं केरल में रहता हूँ, मुझे सबसे अच्छी 2 चीज़ें लगती है और वो चीज़ें मेरे घर के आंगन में ही है, कहीं बाहर मुझे जाना नहीं पड़ता उनको खरीदने के लिए। एक ऊपर ऊँचे पेड़ पर लगे हुए तथा दूसरे ज़मीन के नीचे। ऊपर पेड़ पर कौन लगा हुआ है? नारियल, ठीक है। तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका, टेपियोका ज़मीन में लगता है और नारियल ऊपर लगता है, तो नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। तो ये बात कर ली टॉमस ने और टॉमस ने बता दिया कि केरल में किस तरीके का खाना बनाया जाता है और खाना उनके घर में ही मिल जाता है। हर एक के घर में आपको नारियल का पेड़ दिखेगा और ज़मीन पर टेपियोका दिखेगा, तो इन दोनों को जब साथ मिलकर करी बनाकर खाया जाता है तो बहुत ही टेस्टी स्वाद इन लोगों को लगता है। तो ये केरल की बात हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा पैडागोजिकल इशू आ जाता है कि बच्चों को क्या करना चाहिए। बच्चों में भोजन से जुड़ी विविधता पर खुलकर चर्चा करें, उनके परिवार के साथ जुड़े अनुभव सुने और भोजन में विविधता को सम्मान दें। हर जगह अलग अलग प्रकार का भोजन किया जाता है, तो हमें हर जगह का क्या करना चाहिए, हर संस्कृति का सम्मान करना चाहिए। ये चीज़ यहाँ पर बच्चों को हमें समझाने की आवश्यकता होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से किसी भी प्रकार से बने तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मेन चीज़ ये एक और चीज़ है इसके अंदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर हम लोग कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं, वो चीज़ों पर बच्चों को क्लिक करने को बोला था कि आप बताओ कि आप कौन कौन सी चीज़ें खाते हो। तो देखो, केले का फूल, सेंजन का फूल, खुम्बी, कमल डंडी, लाल चींटी, पिछले दिन की रोटी, नारियल का तेल, इसमें से कौन कौन सी चीज़ें खाते हैं उन चीज़ों पर हमें क्लिक करना है, आंसर करना है, टिक करना है मीन्स, ठीक है। केले के फूल की सब्जी खाई जाती है, डेफिनेटली खाई जाती है। सहजन के फूल की सब्जी खाई जाती है, बिल्कुल खाई जाती है। खुम्बी भी एक प्रकार का खाद्य पदार्थ है, इसको भी खाया जाता है। कमल डंडी को भी खाया जाता है। अब देखो, किसी बच्चे ने गलती से तोता उड़ मैना उड़ करते करते लाल चींटी पर भी क्लिक कर दिया होगा, ठीक है, तो लाल चींटी नहीं खाई जाती, इसको हटा दो, ठीक है। पिछले दिन की रोटी खाते हो क्या? नहीं खाते, वैसे नॉर्मली नहीं खाना चाहिए, फिर भी हम लोग खा लेते हैं, बट अच्छी नहीं होती है, नहीं खाना चाहिए। नारियल का तेल, हाँ नारियल का तेल अभी हमने देखा था कि उसमें करी में डालकर खाया जाता है। मुर्गी का अंडा खाया जाता है। अरबी के पत्ते खाए जाते हैं क्या? खाए जाते हैं। चूहे को काट दो, मछली खाई जाती है, डेफिनेटली खाई जाती है। बाजरे की रोटी खाई जाती है। मेंढक हटा दो, लाइक वो तोता उड़ मैना उड़ में मेंढक भी उड़ा दिया हमने, चूहे को उड़ा दिया बच्चों ने, ठीक है, इस तरीके से इसको हटा दो। ऊँटनी का दूध पिया जाता है क्या? पिया जाता है, डेफिनेटली पिया जाता है। 1 दिन तक ही सेफ रहता है, अगले दिन उसमें कीड़े पड़ जाते हैं क्योंकि बहुत मीठा ये होता है। गोभी खाई जाती है, खाई जाती है। मांस खाया जाता है, खाया जाता है। कलौंजी भी खाई जाती है। केकड़ा हटा दो, घास हटा दो, आंवला लगा लो और चने की रोटी लगा लो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें खाने की होती है। बाकी सारी चीज़ें तो आई थिंक आपको पता ही होगी, बस ये केले का फूल, सेंजन का फूल, खुम्बी, कमल डंडी, ये चीज़ें थोड़ी सी न्यू हो सकती है सुनने में, तो ये चीज़ें खाई जाती है। तो मेन चीज़ यहाँ पर बच्चों को ये बतानी थी कि कितने अलग अलग तरीके से चीज़ों का सेवन किया जाता है। चलिए, तो ये चैप्टर में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, हमने खाने की चीज़ों के बारे में डिस्कस किया। फिर हमने देखा टॉमस ने जो है केरल में किस प्रकार का खाना खाया जाता है, टैपियोका, नारियल करी, ठीक है। जूनी कश्मीर की इसने बताया कि इन्होंने क्या खाया, सरसों के तेल की मछली खाते हैं। लेकिन जब ये गोवा गए थे तो आपको ये भी पता चल गया कि गोवा में भी यही चीज़ खाई जाती है, लेकिन नारियल के तेल में उसको पकाया जाता है। लीचेन हांगकांग की लिंगहुफेन ये खाते हैं, हांगकांग में इस तरीके का खाना खाया जाता है, ठीक है। और मैंने आपको सारे स्टेट वाइज बता दिए कि गेहूँ कहाँ पर खाया जाता है, चावल कहाँ पर खाया जाता है और मक्का यहाँ कहाँ किस स्टेट में खाया जाता है। अगले चैप्टर पर मूव करते हैं। चलिए, चैप्टर 5 बीच में रह गया था, चैप्टर 6 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 5 को भी डिस्कस करते हैं क्योंकि जैसे कि हमने बोला है, एक भी चैप्टर हम लोग यहाँ पर मिस नहीं करेंगे। छोटू का घर, ठीक है, छोटू के घर की बात हो रही है। छोटू जो है पहली बार मुंबई आया, वो पहली बार मुंबई देखेगा। अब मुंबई में उसे क्या क्या चीज़ें दिखाई देगी यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप ये देख रहे होंगे मुंबई में छोटू को क्या क्या दिखाई दिया, किस तरीके से उसने यहाँ पर सर्वाइव किया है। देखो, इस तरीके से ट्रैफिक हो रहा है सबसे पहले में, ठीक है। छोटू पहली बार गया, यहाँ पर उसे ठंड लग रही है क्योंकि बारिश हो रही है, सब लोग भागा भागी कर रहे हैं इधर, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, अगले में इस तरीके के पाइप में वो सो गया है, इस तरीके से वो निवास कर रहा है, खुद से ही खाना बनाकर खा रहा है। तो ये सारी छोटू की कहानी हो गई, ठीक है। अब यहाँ पर जब मकान की थोड़ी सी बात हो जाएगी, मकान कब घर बन जाता है इस पर चर्चा करवाना, मकान और घर में अंतर करना बच्चों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मकान सिर्फ मकान होता है जब उसमें लोग रहते हैं, अच्छे से प्यार से रहते हैं, तो वो एक घर का रूप ले लेता है। इस तरीके से बच्चों को हम लोग डिफरेंस करके समझाएंगे, ठीक है।
उसके बाद इसमें बस बेसिक सी चीज़ें, अगले पेडागोजिकल इशू पर बढ़ते हैं। अगला क्या बोल रहा है, बच्चों से उनके घर की बातचीत की संवेदनशीलता से करने की ज़रूरत है। वही चीज़ है कि बच्चों को बहुत ही सही तरीके से बात करने की यहाँ पर आवश्यकता होती है, ताकि बच्चों के अंदर कोई भी डाउट है या फिर कोई भी उनको चीज़ अच्छी नहीं लग रही है तो वो आपके साथ उस चीज़ को क्या कर सके, शेयर कर सके। घर के हिस्सों के बारे में आप बातचीत कर सकते हो कि आप शयन कक्ष में कितना समय बिताते हो, तो बच्चा बता सकता है, अपना डेली रूटीन आपसे बता सकता है, 8 घंटे बिताता है। ये सारी चीज़ें होती है। अब आपको ये चीज़ें पता चल जाएगी। देखो, इस कहानी में घर की बात की गई है, तो घर में बताया गया है घर में कौन-कौन से पक्षी रहते हैं। तो घर में देखो मक्खी वगैरह रहती है, जो-जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई हुई है वो आप देख लो। मक्खी रहती है, छिपकली रहती है, कॉकरोच रहते हैं, मच्छर रहते हैं, पैरोट वगैरह यदि आपको पालने का शौक है तो घर में ये जीव भी रहते हैं। साथ में चूहा और छिपकली ऐसे होते हैं जो बिन बुलाए मेहमान की तरह कहीं भी आ जाते हैं। तो ये पॉइंट हमारा पढ़ने जैसा है। चूहे में देखने की क्षमता बहुत कम होती है, उनको दिखाई अच्छे से नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी सूंघने, छूने और स्वाद लेने वाली क्षमता इनकी काफ़ी ज़्यादा तीव्र होती है। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई हमारी एनसीईआरटी के बारे में। चलिए आगे और देखते हैं इसमें और क्या है काम का। टॉयलेट का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो ये सारी चीज़ें बेसिक सी चीज़ें बच्चों को सिखाई जाने वाली चीज़ें। ठीक है, देखो एक यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमारे काम का है। क्या तुम जानते हो कि गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ जो निकली है उस पर स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत की गई थी। यह हमें एहसास दिलाता है कि स्वच्छता हमारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि हमारा फर्ज भी है। तो ये टॉयलेट की बात करते करते ये वाला पॉइंट यहाँ पर ऐड कर दिया गया। देखो अब एक क्वेश्चन, पेडागोजिकल क्वेश्चन क्या बनेगा पेडागोजी से रिलेटेड, कि यदि हम बच्चों से ये पूछ रहे हैं कि आपने घर की सजावट कैसे करी है, घर के बारे में यदि जानकारी ले रहे हैं, तो इससे बच्चों के अंदर कौन से कौशल का विकास होगा, तो कल्चर, संस्कृति का विकास होगा। क्योंकि यहाँ पर हम लोग उनसे त्योहारों और इन सभी के बारे में बातचीत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उनके दैनिक क्रियाओं के बारे में पूछकर हम लोग उन बच्चों के अंदर संस्कृति को जागृत कर सकते हैं, या फिर और बच्चों को उन चीज़ों के प्रति अवेयर हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, सजावट के सामान में जैसे कोई बता देगा कि हमारे घर में भगवान राम की मूर्ति है, कोई कुछ और बता देगा, कोई अपने अपने घर की कहानियां बता देंगे कि ये हमारे घर में स्पेशल है। तो इस तरीके से बच्चों को हर एक संस्कृति से हम लोग यहाँ पर कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए चैप्टर 6 हमने कंप्लीट कर लिया। चैप्टर 7 पर बढ़ते हैं। चैप्टर 7 बोल रहा है बिन बोले बात, मतलब बिना बोले बात करना। ये कैसी चीज़ होगी, इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक चीज़ हमें समझ आने लगेगी। बिन बोले बात करना, तो बिन बोले बात करने के लिए आप आंखों से, अपने इशारों से बता सकते हैं, अपने चेहरों के हाव भाव से बना सकते हैं, अपने हाथ के इशारों से हम लोग सामने वाले को अपने विचार जो है कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपने विचार यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर पॉइंट पर बढ़ते हैं कि हमें याद क्या करना है। जिन घटनाओं को बच्चे समझ पाए, जिनसे स्वयं को जोड़ पाए, उनको चुने ताकि बच्चों को प्रभावी ढंग से नाटक के रूप में प्रस्तुत कर पाए। बच्चे कोई भी चीज़ को इफेक्टिव वे में नाटक के रूप में किसी भी चीज़ को प्रस्तुत कर पाए, इस तरीके से हमें बच्चों को ये सारी चीज़ें बिन बोले बात वाला चैप्टर सिखाना होगा। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये दोनों बोल नहीं रहे, लेकिन अपने हाथों के एक्सप्रेशन से एक दूसरे को अपने विचार, यहाँ पर ये दोनों भाई बहन मानना, भाई बहन यहाँ पर अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। ठीक है, आगे देखो यहाँ पर कुछ स्टोरी वगैरह बताई हुई है। यहाँ पर पेडागोजी का जो इशू, इस पर मूव कर लेते हैं। इस पार्ट में चर्चा हो सकती है। इस पार्ट में क्या चर्चा हो सकती है कि हम सब में अलग अलग तरीके की क्षमताएं होती है। बच्चों को अपने अनुभवों को शामिल करते हुए इस विषय पर संवेदनशीलता बढ़ाई जा सकती है। वही कि किसी भी बच्चे में भी किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर हो सकता है, किसी को कम सुनाई देता है या फिर बच्चा नहीं सुनता है, किसी को कम दिखाई देता है। तो यहाँ पर बच्चों को दूसरे बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाने में ये वाला चैप्टर हमारी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। चेहरा या आईना, मतलब कि हर एक बच्चे का चेहरा जो उनके भावों को अभिव्यक्त कर देता है। तो यहाँ पर हाव भाव के बारे में बच्चों को हम लोग बता सकते हैं। देखो, बच्चों को अपनी भावनाएं विभिन्न तरीके से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें, हंसकर, रोकर, सारे भाव उनको सिखा दे कि किस समय किस तरीके का व्यवहार किया जाता है। इससे बच्चों में उनकी सृजनात्मक क्षमता का विकास होगा। बच्चे और भी ज़्यादा यहाँ पर क्रिएटिव बनेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, एक पॉइंट और ये आपको याद आ रहा होगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था सीटेट का जब हम लोग एनसीईआरटी समरी पढ़ रहे थे। इस तरीके की ये चीज़ें क्या दिख रही है आपको, इमेज 1, इमेज 2, इमेज 3, इमेज 4 में क्या दिख रहा है, ये नृत्य की मुद्राएं होती है। ठीक है, नृत्य की मुद्राएं क्या होती है, नृत्य जब हम भी डांस करते हैं तो हमारे चेहरे के हाव भाव बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं, और साथ ही हम जो कृतियाँ बनाते हैं, हाथ की जो आकृतियाँ बनाते हैं, वो ही ज़्यादा मायने रखती है। तो इन्हें क्या बोला जाता है, नाच की मुद्राएं इनको बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो ये हमारा लेसन कंप्लीट हो गया। लेसन 7 हमने अभी कंप्लीट कर लिया है। आज दिन में 2 बजे आपका एक सेशन और होगा। 2 बजे आपकी क्लास है, 2 बजे भी हम लोग एनसीईआरटी कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज हमें क्लास 3 वाली एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट करनी है। तो 2 बजे वाले सेशन में हम लोग फिर से मिलेंगे, जिसमें हम लोग चैप्टर 8 से स्टार्ट करेंगे। ओके, सी यू इन द
2 PM सेशन। ओके, और सेशन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि इसी तरीके के और भी सेशंस आपको मिलते रहे। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, ताकि जिन भी बच्चों को NCERT पढ़ने में बहुत ज़्यादा समस्या होती है वो स्टूडेंट्स भी यहाँ पर ऐड हो पाएँ। थैंक यू।